हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं पहले ही, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको डिटेल पढ़ना है तो डिटेल वीडियोस अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देना है और इसका क्या स्कोप है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले इसके वर्ड पे देख लेते हैं। तो फार्माकोन आप कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रग। ठीक है ना, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। और लोगोज, जो इसमें लॉजी है, लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी यानी पढ़ाई करना। तो हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी का मतलब हो गया ड्रग के बारे में पढ़ाई करना और उसके एक्शन के बारे में पढ़ाई करना। ठीक, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। अब आप कैसे लिखेंगे इसको डेफिनेशन के तौर पे, अगर पूछ लिया तो लिखेंगे फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है या मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग दवाओं के बारे में पढ़ते हैं और फिर दवा का इंटरेक्शन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, उसके बारे में पढ़ते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि दवाओं के एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई दवा लेता है तो बॉडी पे उसका क्या एक्शन आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। या आप ये भी कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है या मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक या फार्मेकोडायनेमिक के बारे में पढ़ते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यानी आप के बॉडी का एक्शन ड्रग के ऊपर क्या होता है। या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, यानी हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है अगर हम लोग ड्रग लेते हैं। ठीक, फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम लोग दवा खाते हैं तो दवा का क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी के साथ में। या ये भी कह सकते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। अब इसके स्कोप के बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्या स्कोप है, तो एक हो जाएगा फार्मेकोथेरापेटिक्स। वो आदमी जिसको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है यानी वो अच्छे से जानता है तो वो पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है, इसलिए कि वो सही दवाओं का सिलेक्शन कर सकता है, इसलिए कि वो दवाओं के एक्शन के बारे में जानता है, उनके डोज के बारे में जानता है, उनका हाफ लाइफ के बारे में जानता है। ठीक है, तो इसलिए एक स्कोप क्या होगा इसका, फार्मेकोथेरापेटिक्स। दूसरा इसका स्कोप है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी आदमी काम कर सकता है जिसको फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज है। ठीक है, यानी दवा मार्केट में नहीं आती है, उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है तो उसमें भी ये काम कर सकता है। ऐसे एक क्लिनिकल ट्रायल्स होता है उसमें भी ये काम कर सकता है। और क्या कर सकता है, ड्रग डिस्कवरी में भी ये आदमी जाके काम कर सकता है, चूंकि इसको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है तो ये और अपना रिसर्च कर सकता है और नई नई दवाएं डिस्कवर कर सकता है, उसमें भी जाके काम कर सकता है। एक है टॉक्सिकोलॉजी। ऐसे क्या है, जो फार्माकोलॉजिस्ट है जिसको फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो वो टॉक्सिकोलॉजी के बारे में भी जानता है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो दवा लेते हैं तो उसके जरिए से हमारी बॉडी पे एक तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आदमी जब ओवरडोज में दवाएं ले लेता है तो कई बार उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। समझ में आ रही बात। तो दवा एक तरीके से क्या है समझिए, उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो टॉक्सिसिटी हो रही है तो अगर एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ती है। तो उस फील्ड में भी ये आदमी काम कर सकता है जिसको फार्माकोलॉजी का नॉलेज है। दूसरा इसमें टॉपिक था वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग दवा अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, किसी भी रूट से ले जाएं, उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है ना, तो जिस रास्ते से बॉडी के अंदर दवा पहुंचाया जाए उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, तो एक होता है ओरल रूट, ठीक है, यानी माउथ के जरिए से हम लोग खाते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के जरिए से यानी जो फूड पाइप है उसके जरिए से हमारे स्टोमक में दवा पहुंचती है और फिर आगे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। ठीक है, तो एक हो गया ओरल रूट। दूसरा होता है सबलिंगुअल रूट,
इसको भी हम लोग माउथ के थ्रू ही खाते हैं, लेकिन ये हमारे पेट में दवा ना जाके हम लोग इसको क्या है बिलो द टंग लेते हैं, ठीक है ना। दवा मुंह में रखेंगे, जबान के नीचे रखेंगे और वहां से सीधे दवा एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, अपने साइड पे पहुंचती है और काम करती है। तो वो होता है सबलिंगुअल रूट। और तीसरा होता है पेरेंटल रूट। ये जो दोनों रूट हैं, यानी ये समझिए कि माउथ के अलावा जो रूट है या GIT के अलावा जो रूट है वो सब आता है इसमें पेरेंटल रूट के अंदर। अब पेरेंटल रूट में कौन कौन से आते हैं, तो इंजेक्शन भी आ जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का इंजेक्शन हो, चाहे इंट्राडर्मल हो, इंट्रावेनस हो, इंट्रामस्कुलर हो, सबक्यूटेनियस हो, कोई सा भी हो, वो सब आ जाएगा किसमें पेरेंटल रूट के अंदर। ऐसे इनहेलेशन होता है, यानी क्या कहते हैं गैसियस फॉर्म में कोई दवा है तो उसको इनहेल किया जा रहा है, तो वो भी पेरेंटल रूट में आता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको कुछ दवाएं इनहेलेशन वाली दी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं एनेस्थेटिक के लिए, जैसे कि एनेस्थेटिक के लिए नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया जाए तो इनहेलेशन के थ्रू उसको यूज किया जाता है, तो ये भी एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे ही एक होता है लोकल एप्लीकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपके कहीं खुजली हो रही है, ऊपर दवा आप अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन आते हैं जैसे ऑइंटमेंट्स हो गया, क्रीम्स हो गए, ठीक है। तो ये लोकल एप्लीकेशन भी क्या पेरेंटल रूट में ही आता है। ऐसे ही एनेमा होता है जो एनस के थ्रू दवा जो एनस के थ्रू यानी रेक्टम के थ्रू दवा इंजेक्ट की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कैस्टर ऑयल हो गया, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में उसको यूज किया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं, पेरेंटल रूट के अंदर आते हैं। अब ओरल रूट तो आप समझ चुके हैं, यानी मुंह के रास्ते से हम लोग उसको ले रहे हैं। कभी ऐसा पूछ लेता है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए ओरल रूट के या पेरेंटल रूट के, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ओरल रूट है ये क्या है, सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है ना। दवा एडमिनिस्टर करने के लिए सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है ओरल रूट। तो इसकी वजह उसकी बहुत सारी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। उन्हीं रीजन में से एक रीजन ये भी है कि मान लीजिए अगर किसी को गलत दवा खिला दी गई तो उसको रिमूव करना आसान होता है जब तक कि वो ब्लड सर्कुलेशन में ना पहुंचा हो। लेकिन अगर डायरेक्टली मान लीजिए इंजेक्शन के थ्रू अगर किसी को गलत दवा लगा दी गई तो अब उसको निकालना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ रही बात। ओरल रूट से उल्टी करा के निकाल देंगे, उल्टी नहीं तो आप उसको क्या इंटेस्टाइन में पहुंच गई है दवा, वहां से उसको क्या करेंगे डायरिया करा के उसका लूज मोशन करा के निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी आदमी दवा खा लेता है आसानी से। और ये जो रूट है ये क्या कन्वीनियंट है, वो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इस वाले रूट से जो एडवर्स इफेक्ट के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी जो है वो कम है पेरेंटल रूट के मुकाबले में। स्टेलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टेकन ओरली। और जो दवा हम लोग क्या कहते हैं ओरली लेते हैं तो उन दवाओं को स्टेलाइजेशन नहीं होता है, यानी उनको स्टेराइल नहीं किया जाता है, बल्कि पेरेंटल रूट से जो दवाएं हम लोग लेते हैं उनको क्या किया जाता है, वो स्टेराइल होती हैं। समझ में आ रही बात। स्टेरिलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें उसमें से बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको किल किया जाता है, तो ये इसकी ज़रूरत ओरल रूट वाली दवाओं के लिए नहीं होती है। ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर बाय दिस रूट। इस रूट से जरिए से दवा को लार्ज अमाउंट में भी लिया जा सकता है। और ये जो रूट है ये पेनलेस, इसमें दर्द वगैरह भी नहीं होता है, जबकि इंजेक्शन लगाने में दर्द होता है। बहुत सारे बच्चे तो लगवाते भी नहीं है, भागते हैं बच्चे, क्या बहुत सारे बड़े लोग भी डरते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं ये वाला जो रूट है ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता है, यानी जो टेबलेट वगैरह आती है दवाएं वो सस्ती होती हैं बिलमुकाबिल उसके कि इंजेक्शन के। लेकिन क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा लो है, यानी तुरंत ये काम नहीं करता, थोड़ा टाइम लगता है, जाके डिजोल्व होगा, फिर वहां से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर वहां से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा, फिर उसके बाद अपने साइट पे जाएगा, तब काम करेगा। लेकिन अगर आप इंजेक्शन देते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में दवा पहुंच जाती है और अपने साइट पे पहुंच के काम कर देती है। दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसीज। कभी ऐसा भी होता है कि क्लिनिकल इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें अब ये रूट क्या है, सुटेबल नहीं है। दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट। ऐसे ही क्या कहते हैं कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बेहोश हैं, अब उनको आप कैसे दवा खिलाएंगे ओरल रूट से, माउथ के थ्रू। ऐसे ही कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो मतलब खुद से आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो उस कंडीशन में भी आप उनको दवा नहीं खिला सकते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं वोमिटिंग हो रही है, दवा खा रहे हैं, वो उल्टी कर दे रहा है, दवा बाहर निकल जा रही है। डायरिया कंडीशन है, दवा खा रहा है, फौरन वो दवा बाहर निकल जा रही है।
तो इस कंडीशन में भी दवाएं क्या है, तो इस कंडीशन में भी ओरल रूट क्या है, इतना सक्सेसफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है। ऐसे क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी में इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ऐसे ही हम लोग जो दवा खाते हैं ओरल रूट से, तो खाना अगर पेट के अंदर है, दवा के साथ में क्या कुछ इंटरेक्शन कर सकता है, कुछ इंटरफेयर कर सकता है, जिसकी वजह से दवा की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। स्टोमक के अंदर जो एसिड है, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह हैं, ठीक है, तो वो भी दवा को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है ब्लड में। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये जीआईटी के अंदर इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं। पेरेंटल रूट है, तो पेरेंटल रूट के क्या फायदे हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पेरेंटल रूट का मतलब ये होता है कि दवा को एडमिनिस्टर करना जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अलावा के दूसरे किसी रास्ते से। तो पेरेंटल रूट के क्या एडवांटेज हैं, तो इसका जो एक्शन होता है वो होता है ऑनसेट, यानी रैपिड एक्शन शो होता है, ठीक है। जो दवाएं जीआईटी के अंदर इरिटेशन कॉज करती हैं उसको इस रूट से दिया जा सकता है। ऐसे दिस रूट इज यूजफुल इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। उसमें जो आपने पढ़ा था ना, जो उसके डिसएडवांटेज हैं उसको यहाँ पे आप एडवांटेज बना के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें जो दवाएं वोमिटिंग के कंडीशन में, डायरिया में नहीं दे सकते थे, वहाँ इस रूट से आप दे सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, जो बेहोश हैं या इनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं, उनको भी ये दवा पेरेंटल रूट से दवा दी जा सकती है। तो क्या कहते हैं, जो दवाएं जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जा रही थी किसी भी वजह से, तो वो इस कंडीशन में नहीं होगी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। दिस रूट इज यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसीज। क्लिनिकल इमरजेंसीज हैं तो उस कंडीशन में इस रूट को यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी पॉसिबल होती है इस रूट के थ्रू, ठीक है ना। डायरेक्ट कि दवा पूरी तरीके से अपने साइट पे पहुंचती है 100%। ऐसे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, ब्लड में नहीं पहुंच पाती हैं, तो पेरेंटल रूट से अगर उनको देते हैं तो उनको भी क्या है, पेरेंटल रूट से दिया जा सकता है। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इसके लिए क्या है, स्किल पर्सन की जरूरत होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हर आदमी तो अपना इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, ठीक है। ऐसे ही इसको इंजेक्शन लगाते वक्त दर्द भी हो सकता है, दर्द होता भी है, ठीक है। ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन इज डिफिकल्ट बाय दिस रूट है। ऐसे ही जो सिरिंज है, नीडल है, उनको क्या स्टेलाइज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना हो जो इन्फेक्शन कॉज कर दें। ऐसे ही क्या है, अगर एक बार दवा क्या है ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई, यानी पेरेंटल रूट से आपने इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्ट कर दिया, और मान लीजिए अगर गलत दवा दे दी गई या ज्यादा दवा दे दी गई, तो अब उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, जो टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है, उसको रिवर्स करना, उसको खत्म करना और उसको कंट्रोल करना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक। अब एक टॉपिक था इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का क्या मतलब होता है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या मतलब कि दवा को एडमिनिस्टर किया, अगर सीधे डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं लगाया जा रहा है, उसके अलावा जो भी तरीके हैं जहां से भी दवा को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जा रहा है और फिर वहां से दवा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये एक टॉपिक ये है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है, यानी कम या ज्यादा हो सकता है। तो दवा का जो फिजिकल स्टेट है उसकी वजह से भी क्या है, दवा का उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अफेक्ट हो सकता है। यानी अगर लिक्विड है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है, और अगर लिक्विड नहीं है, सॉलिड कंडीशन में है, तो उसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है बहुत सारा। वो जीआईटी के पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के थ्रू वो नीचे भी चला जाता है, ठीक है। दूसरा है पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज भी डिपेंड करता है, अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो वो इजीली क्या है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर बड़ा है तो वो उतना आसानी से वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ऐसे ही क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग साइट, जहां से दवा एब्जॉर्ब हो रही है उस एरिया, उसका एरिया कितना है। अगर लार्ज एरिया होता है तो वहां से ज्यादा दवा एब्जॉर्ब होती है, कम छोटा एरिया है तो वहां से दवा कम एब्जॉर्ब होती है। ऐसे क्या है, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट, आदमी का फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसा, कंडीशन कैसी है, ये भी क्या है अफेक्ट करती है दवा के एब्जॉर्प्शन को। ऐसे क्या फंक्शनल कंडीशन ऑफ जीआईटी, जीआईटी की जो फंक्शनल कंडीशन है, यानी किस तरीके से वो काम कर रही है, वो भी क्या है दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बहुत बढ़ गया है, जैसे कि लूज मोशन में हो जाता है, तो दवा खा रहा है आदमी, वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रही, बल्कि उससे पहले ही क्या वो नीचे निकल जा रही है। ऐसे ही क्या कहते हैं,
पीएच ऑफ ड्रग, यानी दवा का जो पीएच लेवल है वो भी अफेक्ट करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे अगर जीआईटी रूट से उसको ले रहे हैं तो जीआईटी के अंदर यानी हमारे स्टोमक का जो पीएच लेवल है वो भी अफेक्ट करता है, उसकी वजह से भी दवा का एब्जॉर्प्शन क्या घट सकता है और बढ़ सकता है। ऐसे क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अदर थिंग इन जीआईटी, और जीआईटी के अंदर खाना है या कोई भी चीज़ है अगर जीआईटी के अंदर है तो वो भी क्या है, दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। ऐसे क्या है, विटामिन सी अगर विटामिन सी की प्रेजेंस है, उसकी मौजूदगी है तो दवा का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब एक टॉपिक है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, कि दवा का एक्शन करने का जनरल मैकेनिज्म क्या है और कौन से फैक्टर हैं जो दवा के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। जो जनरल मैकेनिज्म है वो ये है कि जब दवा अपने साइट पे पहुंचती है, तो दवा जब अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है तब दवा क्या है, अपना एक्शन शो करती है। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो दवा के एक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो वो है बॉडी वेट हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है ना। सेक्स का मतलब है कि जेंडर, ठीक है। ऐसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी डिपेंड करता है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड करता है। ऐसे ही डाइट हो गया, डाइट और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गए, इमोशनल फैक्टर हो गए, ऐसे प्रेजेंस ऑफ डिसीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये दवा के एक्शन को अफेक्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन हुआ है, काफी लंबा क्वेश्चन था ये, समझिए पूरा चैप्टर था इसमें। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई कोलिनर्जिक एंड एडिनर्जिक ड्रग्स एंड देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम लोग पैरासिम्पेथोमाइमेटिक भी बोलते हैं या इसको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच गिव एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। तो जो दवाएं एसिटाइल कोलिन के एक्शन की तरह से एक्शन शो करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। एसिटाइल कोलिन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला, बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो अलग अलग फंक्शन शो करता है, और ये बाइंड करता है एम रिसेप्टर के साथ में या एन रिसेप्टर के साथ में। एम होता, अब एम भी कई तरीके का होता है। एम को बोलते हैं मस्केरेनिक रिसेप्टर और एन को बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग की। तो एक होती है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, एक होती है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक ड्रग या एजेंट भी कह सकते हैं। तो दिस ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये वो दवाएं होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के तरीके से एक्शन शो करती हैं डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके। ठीक है ना, इसमें कोई बीच मीडिएटर नहीं आता है। उसके एग्जांपल जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, ऐसे क्या मेथाकोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, बेथेनिकोल हो गया, पिलोकार्पिन हो गया। इसमें से कई सारी ऐसी हैं जो यूज में नहीं है, पिलोकार्पिन काफी ज्यादा यूज होती है। दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, ये दवाएं होती हैं जो डायरेक्टली काम नहीं करती हैं बल्कि इनडायरेक्टली काम करती हैं। These drugs inhibit the enzyme cholinesterase। ये जो दवाएं होती हैं ये एक एंजाइम है जिसका नाम है कोलिनेस्टरेज, उसको रोक देती हैं। और ये जो एंजाइम है ना ये इनएक्टिवेट कर देता है एसिटाइल कोलिन को, यानी ये समझिए कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को खत्म कर देता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो दवा होती है वो कोलिनेस्टरेज को ही क्या है इनहिबिट कर देती है, रोक देती हैं। तो फिर एसिटाइल कोलिन अपना काम आसानी से कर लेता है। उसका एग्जांपल जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन हो गया, ऐसे क्या होता है नियोस्टिग्मिन हो गया। ठीक, अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्शन शो करती है। तो मस्करीन इनके दो एक तरीके के एक्शन आते हैं, चूंकि ये एम रिसेप्टर पे काम करती हैं और एन रिसेप्टर पे भी काम करती है एसिटाइल कोलिन। तो एम रिसेप्टर पे काम करती है तो क्या एक्शन शो होता है, तो हार्ट पे क्या करेगा, ये ब्रेडिकार्डिया करता है। हार्ट पे क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है, यानी हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। ब्लड वेसल्स पे काम करता है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, सुकड़ा देता है। अस्थमा के पेशेंट में ये दिक्कत क्रिएट कर देता है। स्मूथ मसल्स में क्या करता है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये, ठीक है। ऐसे क्या है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है
ऐसे क्या कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिन पे ये काम करता है, तो उसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जैसे कि सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, HCl के सिक्रेशन को बढ़ा देता है हमारे स्टोमक के अंदर। ऐसे क्या होता है जो पैनक्रियाटिक जूस हैं उनके सिक्रेशन को ये क्या होता है बढ़ा देता है। GIT ट्रैक पे भी काम करता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। और क्या यूरिनरी ब्लैडर पे काम करता है तो वहां पे भी ये क्या है कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सुकड़ा देना, संकुचन करना, ठीक है। ऐसे ही आई में भी काम करता है तो वहां पे भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है पुपिल के अंदर। अब ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है ये काफी टाइम मांगता है, बहुत डीपली इसको पढ़ना पड़ता है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पे चूंकि टाइम नहीं है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ऐसे ही अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करता है तो वहां पे भी क्या करता है स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वहां पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करता है। तो ये जो तो एसिटाइल कोलिन ये खुद तो मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन अगर डायरेक्टली इसको ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो शुरू में तो वहां पे स्टिमुलेट करता है यानी ब्रेन को एक्टिव करता है, लेकिन फिर बाद में उसका एक्शन क्या होता है डिप्रेस कर देता है हमारे ब्रेन को। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिनर्जिक ड्रग, ठीक है। एक होता है कोलिनर्जिक, दूसरा होता है एडिनर्जिक। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। एडिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो जो एडिनर्जिक ड्रग्स हैं ये वो दवाएं होती हैं जो एडिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करती हैं स्टिमुलेट कर देती हैं एंड गिव्स सिंपैथेटिक एक्शन, और सिंपैथेटिक एक्शन शो करती हैं। अब ये सिंपैथेटिक एक्शन क्या है आगे आप पढ़ने वाले हैं अभी इन दवाओं के एक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि एपिनेफ्रीन हो गया, नोरेपिनेफ्रीन हो गया, ठीक। और ये जो दवाएं होती हैं वो अल्फा रिसेप्टर पे और बीटा रिसेप्टर पे काम करती हैं। अल्फा भी अब दो तरीके का होता है, अल्फा 1 होता है, एक अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, और एक होता है बीटा 1 और एक होता है बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे काम करती हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होता है, कुछ सिर्फ बीटा 1 पे काम करती हैं, कुछ सिर्फ बीटा 2 पे काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करती हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट, जैसे उसका एग्जांपल है एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन। एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट, जैसे उसका एग्जांपल है एम्फेटामिन, और एक होता है मिक्स एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट जैसे कि एफेड्रिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इन दवाओं का, तो ये हार्ट पे भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, और क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को भी ये क्या बढ़ा देते हैं। वो समझिए उल्टा उनके काम कर रही हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन थी उसके उल्टा ये दवाएं काम करती हैं, मतलब देखा जाए तो अगर नॉर्मली, ठीक है ना। ऐसे लंग्स पे ये काम करती हैं, तो वहां पे क्या करती हैं ये, तो लंग्स पे जब काम करती हैं, और ये सब ये जो दवाएं ना ये एगोनिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एंटागोनिस्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एगोनिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करती हैं जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट कर देती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहती हैं, डायलेट कर देती हैं, ठीक है। और एयरवेज जो है जो रास्ता है उसको ये बढ़ा देती हैं। तीसरा ये ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं, तो क्या करती हैं वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती हैं। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है। आई पे काम करती हैं, तो वो क्या कर रही थी आई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी, ये क्या करती हैं डायलेट कर देती हैं आई को, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर पे भी ये काम करती हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर पे काम करती है, तो वहां पे क्या करती है रिलैक्स दी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देती है, डायलेट कर देती है, समझिए। एंड डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, और यूरिन के प्रोडक्शन को भी कम कर देती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी काम करती हैं, और उसकी जो मोटिलिटी है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको डिक्रीज कर देती हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, आपने अभी हम लोगों ने दोनों टॉपिक जो पढ़े हैं कोलिनर्जिक और ये एडिनर्जिक, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है सिर्फ एगोनिस्ट के बारे में। अब अगर एंटागोनिस्ट आ जाए इसके साथ में तो इनका जो एक्शन है ना वो सेम अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। सेम क्या है अपोजिट काम करेंगे, चाहे वो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट हो चाहे वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हो। तो ये जो एक्शन आपने पढ़ा है इसके अगेंस्ट, इसके उल्टा, इसके अपोजिट एक्शन शो होता है। तीसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स
और इनके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको लिखना है। तो ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी यूज होने वाली दवाएं हैं। तो इसमें एक होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है ना, कौन सा है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो उसमें आता है सैलिसिलेट्स, जैसे कि एस्पिरिन आ गया, इसके कई सारे एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। दूसरा है पायराजोलोन डेरिवेटिव, जैसे कि फेनाइल ब्यूटाजोन हो गया। ऐसे क्या है इंडोल डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल है इंडोमेथिसिन। ऐसे क्या है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्या है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये काफी यूज होती है दोनों दवाएं, ठीक है। ऐसे क्या ऑक्सीकैम डेरिवेटिव, जैसे कि पायरोक्सिकैम हो गया। ऐसे क्या प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, उसका एग्जांपल क्या है नेमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम, तो ये भी काफ़ी यूज़ होती हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। ऐसे क्या सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि सेलिकॉक्सिब हो गया, रोफिकॉक्सिब हो गया। अब इनकी क्या है, ये कॉक्स क्या है, कॉक्स इनहिबिटर कैसे काम करते नहीं करते हैं, ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। आपके पास अगर टाइम है तो जाके उसको पढ़ लीजिएगा। और चौथी क्लासिफिकेशन है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इन दवाओं में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन ज़्यादा होता है और इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कम होता है। और ये जो दवाएं होती हैं वो क्या एनाल्जेसिक भी होती हैं और एंटीपायरेटिक भी होती हैं, यानी दर्द को भी कम करती हैं और क्या कहते हैं बुखार को भी कम करने वाली होती हैं। जैसे कि पैरा अमीनोफेनोल डेरिवेटिव्स, तो उसका एग्जांपल क्या है पैरासीटामोल, जो कि असल इसका नाम क्या है सीटामिनोफेन। दूसरा पायराजोलोन डेरिवेटिव, जैसे कि मेटामिजोल, ये एग्जांपल इसके। इंडिकेशन क्या है, इसको कब यूज करते हैं, तो ये समझिए कि दर्द वगैरह में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन वगैरह है, बुखार है, तो उन कंडीशन में इन दवाओं को यूज किया जाता है। तो एक क्या इसका एनाल्जेसिया के तौर पे इनको यूज किया जाता है, ठीक है। एनाल्जेसिया मतलब माइल्ड टू मॉडरेट अगर पेन है तो उसमें इसको यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसमें फिर क्या कहते हैं जो नार्कोटिक दवाएं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अब उनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सर में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, मसल्स में दर्द हो गया, अर्थराइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, ठीक है, डिस्मेनोरिया हो गया, तो इन कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। बुखार वगैरह है तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, ठीक। ऐसे क्या एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे भी इनको यूज किया जाता है। अब इन दवाओं का एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, इसके बारे में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो स्टोमक में इसका क्या मतलब एडवर्स इफेक्ट आता है स्टोमक पे। तो जो दवाएं कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों पे काम करती हैं तो उनकी वजह से ये इफेक्ट आते हैं खास तौर से, ठीक है ना। जो सिर्फ कॉक्स-2 पे काम करती हैं उनकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट नहीं आते हैं, ठीक। तो क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है और हमारे स्टोमक के अंदर हमारे जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है, ठीक है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक तो वहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है, उसी के साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है जो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो उसका सिंथेसिस रुक जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टोमक के अंदर अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। तो ऐसे ही ये दवाएं क्या करती हैं प्लेटलेट के फंक्शन को कम कर देती हैं, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग का जो फैक्टर है उसमें कमी आ जाती है। यूट्रस में क्या करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यानी जैसे बच्चे के पैदा होने का टाइम है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आसानी से बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो फिर क्या लेबर में दिक्कत होगी, बच्चे के पैदा होने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही किडनी में भी इसका एडवर्स इफेक्ट आता है। ये क्या कहता है जो रीनल ब्लड फ्लो है उसको कम कर देता है, यानी ब्लड किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा पूरी तरीके से तो पूरी तरीके से फिल्टर भी नहीं होगा, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको भी कम कर देती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अब इन्हीं को सामने रखते हुए आप कॉन्ट्राइंडिकेशन बना सकते हैं। तो एक कि जिसको मतलब बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी है, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जा रहा है तो उसको नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर है किसी को तो उसमें नहीं देंगे उसको, ठीक है। तो और क्या क्रोनिक लीवर डिसीज है तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे क्या कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक बात यहाँ पे समझना चाहिए कि जितनी भी दवाएं हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वो सबके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल है वो सेफ है, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लेकिन जैसे एस्पिरिन है, डाइक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन है, तो ये सब दवाएं ना इतनी मतलब इनको थोड़ा सा केयरफुली देना चाहिए प्रेगनेंसी में, और ख़ास तौर से जब लास्ट टाइम चल रहा हो उस वक्त में नहीं देना चाहिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है डिफाइन माइस्थेनिया ग्रेविस। ये कह रहे हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या, उसको डिफाइन करिए। एंड ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, और वो कौन सी दवाएं हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होती हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है, यानी जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो खुद अपने ही सेल को मारने लग जाती हैं, यानी अपने बॉडी के सेल को ही मारने लग जाती हैं। जैसे कि एम रिसेप्टर आपने पढ़ा, एन रिसेप्टर आपने पढ़ा, ठीक है ना, जिसपे क्या कहते हैं एसिटाइल कोलिन काम करता है, तो वो इन्हीं रिसेप्टर को क्या अटैक करती है। तो क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है इन्हीं रिसेप्टर पे अटैक करने लगता है और इन्हीं को मार देता है, तो इनकी वजह से इनका नंबर कम हो जाता है। तो अब जो एसिटाइल कोलिन है वो पूरी तरीके से इनके साथ बाइंड नहीं कर पाता है, तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, ठीक। तब इस कंडीशन में हम लोग कौन सी दवाएं देते हैं, तो एक तो हम लोग देते हैं एंटीकोलिन एस्टरेज, जैसे कि पायरिडोस्टिग्मिन हो गया। ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, मान लीजिए 2-4 जो रिसेप्टर बचे हुए हैं यही जाकर उन पे बाइंड कर ले रहा है और एसिटाइल कोलिन को मौका ही नहीं मिल रहा है, तब तो दिक्कत क्रिएट होगी ना। तो इसलिए जो एंजाइम है उसको रोकने के लिए हम लोग दवा देते हैं पायरिडोस्टिग्मिन। दूसरा हम लोग इसमें देते हैं इम्यूनोसप्रेशन, यानी वो दवाएं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी, चूंकि वो अपने ही सेल को मार रही हैं, अपने ही बॉडी के रिसेप्टर को मार रही हैं, तो उसको हम लोग रोकने के लिए दवाएं देते हैं। तो जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया, ठीक है, ऐसे क्या हो गया एजिथोप्रिन हो गया। ऐसे इसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जैसे कि प्रेडिनिसोन हो गया। ऐसे क्या इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, कौन सा IVIG, ठीक है ना, ये टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, तो IVIG देते हैं। तो ये क्या करता है, नॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ऐसे इसके अंदर क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोग डालते हैं, जैसे कि रिटुक्सिमेब हो गया। तो ये हर एक में यूज नहीं किया जाता है, इसको उस वक्त यूज किया जाता है जब सारी जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं वो काम नहीं करते हैं, तब इसको क्या है यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, प्लाज्मा को ही पूरा चेंज कर दिया जाता है, प्लाज्मा के अंदर ही जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं तो पूरा प्लाज्मा चेंज कर दिया जाता है, नया प्लाज्मा डाल दिया जाता है, ठीक। तो ये आपके क्या है 4 क्वेश्चन हो गए, काफी टाइम हो चुका है, मैं भी थक चुका हूं। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।